नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। जनता मांगे जवाब में आज बात 2024 के इलेक्शन की, बात विपक्षी गठबंधन की। जनता मांगे जवाब में चर्चा इस बात की कि क्या विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा है जो पीएम मटेरियल हो। क्या विपक्ष के पास कोई ऐसा नेता है जो इस बार के चुनाव में मोदी का विजय रथ रोक पाएगा। क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव या फिर कोई और। जी हां, विपक्षी गठबंधन में आज कुछ इस तरह की स्थिति है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। नीतीश बाबू गठबंधन के संयोजक बनने से पहले निकल गए, जयंत चौधरी ने भी साथ छोड़ दिया। अब जो हैं वो अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और सपा के बीच हाल फिलहाल तो गठबंधन की गांठें गठती दिख रही हैं। हालांकि सीट शेयरिंग की बात को लेकर कभी हाँ कभी ना की स्थिति अक्सर बनती बिगड़ती दिखाई देने लगती है। अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन आज हम तो बात करेंगे वो ये है कि अब जो विपक्षी गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव में कोई फेस के साथ आगे बढ़ेगा या फिर ये बाद में तय किया जाएगा। यदि पीएम फेस के साथ गठबंधन आगे बढ़ता है तो उसे क्या लाभ होगा और कैसे होगा, और सबसे बड़ी बात कि गठबंधन में यदि पीएम फेस कोई होता है तो वो कौन होगा। यहां बात राहुल और ममता को छोड़ अखिलेश यादव की करें तो क्या अखिलेश यादव के पास वो फॉर्मूला है जिससे मोदी को मात दी जा सकती है। क्या विपक्षी गठबंधन की नैया पार लगाने की काबिलियत अखिलेश यादव रखते हैं। ये सब सवाल इसलिए हैं क्योंकि राजनीति में कुछ भी मुमकिन हो सकता है, और कहते भी हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहां कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। अब देश की राजनीति में और आने वाले लोकसभा चुनाव में हाल फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उनमें सबसे ज्वलंत सवाल जो है वो है मोदी के आगे विपक्षी गठबंधन से कौन। क्योंकि बीजेपी और मोदी जिस अति विश्वास और आत्मविश्वास के साथ चुनावी रण में दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आज के सियासी और चुनावी माहौल को देखते हुए वैसे तो ये सवाल बेमानी ही लगता है कि विपक्ष में पीएम का फेस कौन होगा, लेकिन कब क्या हो जाए कहा कुछ भी नहीं जा सकता। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पीएम का चेहरा, इंडिया का सेहरा, हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। यदि किसी से सवाल पूछा जाए कि क्या आज की तारीख में कोई मोदी को मात दे सकता है तो यकीन मानिए जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि मिशन 2024 को लेकर भाजपा ने इतने किले गढ़ लिए हैं कि उनको डहा पाना विपक्ष के किसी एक दल के बस की बात तो बिल्कुल नहीं लगती। और यही वजह है कि मोदी से निपटने के लिए विपक्षी गठबंधन ने कई बार कोशिश की, बार बार कोशिशें की, लेकिन गठबंधन अब भी उस स्थिति में नहीं पहुंच सका है जहां से मोदी के विजय रथ को रोकने का काखागाबी शुरू किया जा सके। अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां एक और बीजेपी अकेले 370 और एनडीए के साथ 400 पार के टारगेट के साथ ही जीत के प्रति आश्वस्त है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन भी अपनी रणनीति के साथ मोदी को हराने की जुगत बैठा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विपक्ष में मोदी के विजय रथ को रोकेगा कौन, क्योंकि विपक्षी गठबंधन से जिस नीतीश पर भरोसा था वो पलटी मार चुके हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन के जयंत चौधरी भी पाला बदल चुके हैं। बाकी जो सहयोगी दल गठबंधन में हैं, उनमें वो बात नहीं कि बीजेपी को टक्कर दे सके। अब मोदी से टकराने का मादा रखने वालों में विपक्षी गठबंधन से कांग्रेस के राहुल गांधी, टीएमसी से ममता बनर्जी, सपा से अखिलेश यादव जैसे नाम ही रह जाते हैं। इनमें भी राहुल और ममता पीएम फेस की रेस में हैं या नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ है। अब जो बचते हैं वो हैं अखिलेश यादव। लेकिन सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव वो नेता हो सकते हैं जो विपक्षी गठबंधन के नेताओं के लिए बतौर प्रधानमंत्री कैंडिडेट स्वीकार होंगे, और यदि विपक्षी सहयोगी अखिलेश के नाम पर सहमत होते भी हैं तो क्यों। कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें भी उत्तर प्रदेश में हैं। साथ ही बात हिंदी पट्टी के अन्य राज्यों की करें तो इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों में करीब करीब 200 सीटें जीतने का टारगेट भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों से लेकर चल रही है।
तो वहीं यूपी में भी बीजेपी का प्लान पूरी 80 सीटों पर जीत हासिल करने का है। लेकिन कांग्रेस और सपा के गठबंधन की वजह से मोदी की राह में अखिलेश यादव रोड़ा बन सकते हैं, क्योंकि चाहे राजनीतिक समीकरण हो या जातिगत समीकरण, मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव भली भांति जानते हैं कि चुनाव में बीजेपी से उसी के अंदाज में कैसे निपटना है। अखिलेश यादव न सिर्फ जमीन पर जाकर जनता के मूड को समझते हैं, बल्कि अपने सहयोगी दलों को कैसे साथ लेकर चलना है, इसको भी वे जानते हैं। बात अखिलेश यादव की राजनीतिक दम की करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में अकेले यादव मुस्लिम वोटों के दम पर 32% वोट अखिलेश यादव ने जुटाए थे, जिसके बाद उन्होंने गैर यादव और मुस्लिम वोट से आगे बढ़कर सपा का वोट बैंक और मजबूत करने की कवायद भी की। तो वहीं भाजपा के खिलाफ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की जंग भी लड़ते नजर आए। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के सहयोगी दलों की बात करें तो करीब करीब सभी से अखिलेश यादव के दोस्ताना संबंध रहे हैं। अखिलेश यादव ने विपक्षी गठबंधन को लेकर जीत का एक फॉर्मूला भी दिया था, जिसमें कहा गया था कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है वो उस राज्य में गठबंधन का नेतृत्व करे। ऐसे में अब बीजेपी को 24 की पिच पर चुनौती देने को अखिलेश तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश गठबंधन सहयोगियों को स्वीकार होंगे। सवाल ये भी है, यदि अखिलेश को पीएम फेस प्रोजेक्ट किया जाता है तो यूपी बिहार की 120 सीटों पर यादव वोट बैंक को लेकर क्या असर पैदा होगा। हालांकि अखिलेश को यदि विपक्षी गठबंधन की ओर से बतौर पीएम फेस प्रोजेक्ट किया भी जाता है तो संभव है कि देश की राजनीति में विपक्ष की ओर से एक अलग ही संदेश जाए। स्पेशल डेस्क, स्वदेश न्यूज। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। आपने देखा कि क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं। ऐसे में तमाम सवाल हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्षी गठबंधन से वो कौन चेहरा है जो इस चेहरे को सामने आकर चुनौती दे सकता है, इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप बैस जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता स्वामीनाथ जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। सपा से नेता दारा सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से कुमार राकेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आम आदमी पार्टी से स्टूडियो में मौजूद है रमाकांत पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आरपी सर आप ही के पास में आऊंगा और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से गठबंधन ने अपनी तैयारी कर रखी है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा में समझौता हुआ है, दिल्ली में भी बात लगभग बन गई है और बंगाल में भी इसे लेकर चर्चा की जा रही है, कहीं ना कहीं अब गठबंधन भी अपनी पूरी तैयारी में आ गया है और लोकसभा के मोड़ में नजर भी आ रहा है। अब जब प्रधानमंत्री पद के चेहरे की बात आती है तो विपक्ष का वो कौन सा चेहरा है जो कहीं ना कहीं मोदी के नाम के सामने आकर चुनौती दे सकता है, या फिर यहां पर भी कई से नामों पर सस्पेंस है कि अखिलेश यादव को हमने जो रिपोर्ट देखी, क्या उनका नाम सामने आ सकता है, क्या सहमति उस पर बन सकती है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया आरपी सर? देखिए, आपने कहा कि फिलहाल अभी अपने रिपोर्ट में पढ़ा कि फिलहाल मोदी के सामने जो है उनको इतनी कोई बड़ा चुनौती नहीं है गठबंधन। सवाल है, कोई अगर एक दल लड़ता है चुनाव, अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो हमको लगता है कि कहीं भी एक तरह से जो पूर्वी उत्तर भारत में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं मिलती, एनडीए को चुनौती नहीं मिलती नजर आ रही है। उसकी खास वजह ये भी है कि जब तक विपक्ष एकजुट होने की जो कवायद कर रहा था इंडिया गठबंधन के माध्यम से, आप वहाँ पर देखिएगा कि इसमें 28 दल थे, 2 दल चले गए और इसके संयोजक नीतीश कुमार खुद ही चले गए एनडीए के साथ, जो पहले उन्होंने शुरुआत की थी। तो ये लगने लगा था बीच में कि क्या गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। बीच में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के भी ऐसा लग रहा था, जितनी तलखी दिख रही थी उससे लग रहा था कि ये भी गठबंधन शायद ना हो, लेकिन अभी हो गया। अभी इंडिया गठबंधन में दक्षिण भारत के जो क्षेत्रीय दल हैं, उसके अलावा जो है ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, राजद और तमाम ऐसे दल हैं जिनको जोड़ करके आज की डेट में गठबंधन है। और इनमें कई दल ऐसे हैं, क्षेत्रीय दल हैं, जिनका एक बहुत बड़ा जनाधार है। उसमें अखिलेश यादव भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, आप समझ लीजिए ये भी हैं, क्या नाम, तेजस्वी यादव भी हैं और अरविंद केजरीवाल भी। सबका अपना जनाधार है, अच्छा खासा जनाधार है, जिसके दम पर उनकी प्रदेश में सरकारें हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब लोग मिलकर चुनौती दे पाएंगे मोदी जी को? आपने अभी देखा होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है
और उसके साथ साथ उनकी उनकी रणनीति भी उसी हिसाब से है। और आप अभी भी देख रहे होंगे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जितने मेहनती हैं और जितना लेगवर्क कर लेते हैं, मेरे ख्याल में किसी भी पार्टी का कोई नेता इतना दौड़ नहीं लगा पाता, चुनाव रहे या न रहे। अब तो और भी तेजी है, हर जगह रैलियां हो रही हैं और लगातार अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थिति में हमारा ये कहना है कि विपक्ष की ओर से कौन चेहरा होगा। मैं 2014 का याद दिलाता हूं, जब विपक्ष एनडीए बना तो उस समय मोदी जी चेहरा थे। उस समय नीतीश जी नाराज भी हो गए थे, वो चेहरा बनना चाहते थे और शायद अलग भी हो गए थे, लेकिन फिर भी मोदी जी एक चेहरा थे और उन्होंने कांग्रेस को या यूपीए को, पूरा गठबंधन को एक तरह से आप देखिए किस हाशिए पर लेके चले गए, कांग्रेस कहाँ पहुंच गई, ये देखने वाली बात है। तो अगर आप जो है गठबंधन की बात होती है तो ये आपने 3 नेताओं को दिखाया, ममता बनर्जी को आपने बताया, राहुल गांधी को। जहाँ तक हमको लगता है कि जिस तरह की राहुल गांधी की रणनीति है, हमें लगता है कि वो खुद ही नहीं प्रधानमंत्री चेहरा बनना चाहेंगे। ममता बनर्जी अपने क्षेत्र में खुद ही संघर्ष कर रही हैं, खास करके वो कांग्रेस से भी उनको चुनौती का सामना करना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी से तो बंगाल में करना ही पड़ रहा है। अब ले दे के एक चेहरा सामने आता है। तेजस्वी को आप देख ही रहे हैं, जिस तरह से ईडी सीबीआई तमाम लोग तरह से जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इस सारी चीज़ों को अगर निकालें तो अभी विपक्ष में एक ही चेहरा है, अभी उन पर ईडी सीबीआई नहीं लगी है, पता हो सकता है लग भी जाए 2-4-10 दिन में या बाद में लग जाए, कोई भी घपले घोटाले सामने आ सकते हैं। जब जो सरकार में रहता घोटाला घपला होता ही है तो सामने आना स्वाभाविक है, अगर नहीं। लेकिन अभी फिलहाल एक चेहरा है इनका अखिलेश यादव का, और अखिलेश यादव हो सकता है कि लीड करे अब, लेकिन इस गठबंधन के लोग उनको स्वीकार करते हैं। अगर आमने सामने टक्कर होती मोदी वर्सेस अखिलेश यादव गठबंधन, माने आप समझिए यूपीए और इंडिया गठबंधन के बीच में एक कड़ी बननी चाहिए जो 2014 में हुई है, तब तो कहीं कुछ चुनौती नजर आती है। नहीं तो वही है अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, हर आदमी जो अलग अलग ढंग से चुनाव लड़ेगा और उनको सामना करना पड़ेगा एक बड़ी शख्सियत, बड़े लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी से। और एक तरह से मान के चलिए जिस तरह की उनकी रैलियां होती हैं, जिस तरह का उनका जो है भाषणों में जिस तरह से लोगों को मोटिवेट कर लेते हैं, अभी उस स्तर का कोई नेता विपक्ष की तरफ से सामने नहीं आ रहा। हमें लगता है कि उत्तर भारत में एक जो पट्टी है लगभग जो 120 सीटों की, बिहार और उत्तर प्रदेश, अगर वहाँ इस तरह का कोई गणित होता है तो हो सकता है कि 80 का जो टारगेट लेके चल रही कहीं न कहीं विराम लग सकता है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में हिंदी पट्टी के राज्यों में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। तो ऐसे में क्या बड़ी चुनौती अखिलेश यादव हो सकते हैं, या फिर जो गठबंधन अगर एकता के साथ आगे बढ़ता है तो क्या वो हो सकता है, भी बड़ा सवाल है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले स्वामीनाथ जायसवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुख्य पार्टी है आप विपक्षी गठबंधन की, तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव के नाम पर चर्चा है, क्योंकि हमने लगातार डिबेट भी देख रहे हैं, तो जो समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ते हैं वो कहते हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे और उनमें वो काबिलियत है। तो क्या जो सहमति है वो गठबंधन के स्तर पर बन सकती है? क्या कांग्रेस इसके लिए राजी है? जायसवाल साहब। भारतीय जनता पार्टी जो मोदी, यानी भाजपा तो रही नहीं गया, मोदी का गारंटी चलता है, खाली मोदी की पार्टी बोली जाती है। तो उनको ध्वस्त करने के लिए उनके पार्टी उन मोदी जी की विचारधारा जिस तरह से थोपने की है, जो देश को जिस तरह से गुमराह किया गया नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, आज जरूरत है सच्चाई को आईने दिखाने के लिए। तो हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, जितने लोग हैं मजबूत इरादा के साथ हैं। और जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डराकर जो कल कहते थे माननीय प्रधानमंत्री जी की ये किसी को नहीं बख्शेंगे, जो न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन इतना मजबूत वॉशिंग पाउडर मशीन रखे हैं जिसका श्वेत पत्र में नाम डालते हैं आदर्श घोटाला, उसको राज्यसभा सांसद बना देते हैं। जो हम लोग निकाल देते हैं उसको चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री और मंत्री बना देते हैं। कई स्टेट को कांग्रेस मुक्त कर रहे थे और भाजपा में अब कोई नेता नहीं बचा, कांग्रेस युक्त हो गया। यानी पूरा कांग्रेस युक्त होते जा रहा है। और भ्रष्टाचारियों का पार्टी हमसे कहते थे कल, और 70,000 करोड़ अजीत पवार पर और 20 लाख करोड़ हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, छगन भुजबल और ये तमाम मुकुल राय, ये तमाम नेताओं पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप, अभी अशोक चौहान अभी नए गए हैं, जतिन प्रसाद है, आरपीएन सिंह है, ये तमाम नेताओं को जिस तरह से भ्रष्टाचार बताते थे और भ्रष्टाचार गिनाते थे, जिन पर ईडी का रोज सम्मान आता था, और इनके पार्टी में सम्मिलित होते ही वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं।
तो कई एजेंडा इनके अब कांग्रेस युक्त होते जा रही है, भारतीय जनता पार्टी मुक्त करने की बात। तो जो ईमानदार लोग हैं, अब बेईमान लोग को तो आप ले लिए, तो ईमानदार जो लोग हैं, तो ईमानदार सत्य बहुत मजबूत धार होता है, सत्य कभी यानी निराश होता है लेकिन हारता नहीं है। अब समय बदलाव का आ गया है, लोगों के अंदर एक भय जो दिखाया जा रहा है। बिल्कुल जायसवाल साहब, देखिए आरोप तो आप लगाते रहे हैं, लेकिन बीजेपी की भी रणनीति है और एक राजनीतिक दल के रूप में अगर वो कांग्रेस मुक्त करना चाह रहे हैं तो अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मोदी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने, एनडीए के सामने वो एक चेहरा कौन है जो कम से कम मजबूती के सामने चुनौती दे सकता है? सामने आ जाएगा और कोई चेहरा रहेगा मजबूत रहेगा, और अखिलेश जी भी मजबूत है, और हमारा जो चेहरा रहेगा मजबूत रहेगा, उनको माकूल जवाब देगा। हम लोग के झूठ के बालू के रेत का मकान नहीं, हम लोग देश के लिए, चाहे अखिलेश जी भी प्रदेश में जो काम करके गए किए हैं वो इतिहास गवाह है। जो जिस तरह से लीपा पोती करके और बुलडोजर की बात कही जाती है, जो उत्तर प्रदेश का नक्शा पर महिलाओं की सुरक्षा के बाद सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान उत्तर प्रदेश में होता है और 80 सीट वहां पर है। और जिस तरह से आज ही प्रधानमंत्री जाके 13,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट बनारस में लगाने की बात कहें, चुनाव आते उनके पास सरकार है, सत्ता है, उसका दुरुपयोग उपयोग करने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी पहले न खाएंगे खाने वाली बात करते थे, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी देश के कर्ज का भार 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया जो 70 साल में अटल जी भी थे, तो इंडिया साइनिंग की बात होती थी, बड़े काम किए, बड़े कुछ रोजगार की बात किए। ठीक है जायसवाल साहब, ये आरोप आप लगातार लगाते आए हैं, इन पर लगातार पलटवार भी बीजेपी करते आई है, इस पर हम चर्चा और आगे करेंगे। लेकिन दारा सिंह जी मैं आपके पास आऊं, उससे पहले रमाकांत पटेल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिल्ली में भी समझौता हो गया है। ऐसे में अगर एक चेहरे की बात करें तो क्या कुछ आम आदमी पार्टी अपनी सोच रखती है, क्योंकि बीच में आप भी कह चुके हैं कि केजरीवाल जी ही प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, उनमें वो काबिलियत है, राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बन चुकी है। तो अगर अखिलेश यादव का नाम सामने आता है, जो पूरी साफ स्वच्छ सभी उनकी छवि दिखाई देती है, खासकर जो गठबंधन के दल हैं उनसे जो उनका संबंध दिखाई देता है, नेताओं से जो उनकी ट्यूनिंग दिखाई देती है, क्या उसके आधार पर आप एकमत होंगे, क्या वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो? तो देखिए ऋषभ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जवाब कुछ इस तरह से देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कोई सत्ता की मलाई चाटने के लिए नहीं आई। आपने देखा होगा कि पहली बार जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे, 48 दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ दिया था 1 सेकेंड में। क्यों? क्योंकि जो वादा करके आए थे जनता से उसको पूरा नहीं करने को मिल रहा था। तो हम सत्ता के लिए तो ऐसा आए नहीं थे। अब दोबारा जब चुनाव लड़े, दोबारा जनता ने इतना बहुमत दिया कि जो काम करना चाहते थे अच्छे से करने लग गए। तो हम लोग बदलाव के लिए आए हैं, परिवर्तन के लिए आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जैसा दुनिया भर के देश तरक्की कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन मेरा आप पर, क्योंकि आप जो कहते हैं कि आप सत्ता के लिए नहीं आए थे, आपकी शुरुआत ही कांग्रेस के भ्रष्टाचारों से हुई थी, उसके विरोध से हुई थी, लेकिन अब आप वहीं शामिल हो रहे हैं, लगातार सवाल उठता है। इसी पर मैं चाहूंगा इस पर प्रतिक्रिया दीजिए और आगे फिर चर्चा की। बिल्कुल। देखिए ऋषभ जी, इस देश के अंदर जो सबसे भ्रष्ट पार्टी है, या दुनिया के अंदर सबसे भ्रष्ट पार्टी है, जो लोकतंत्र का गला दबाने में लगी हुई है, लोकतंत्र खत्म करने में लगी हुई है, पहले उस पार्टी को हराना बहुत जरूरी है। इसलिए उस पार्टी को हराने के लिए जैसे भी करना पड़े, गठबंधन के साथ मिलकर के उस पार्टी को, जो लोगों का अस्तित्व खत्म करने में लगी है, जो संविधान खत्म करने में लगी है, जो लोगों को लूटने में लगी है, डकैती करने में लगी है, उसको हटाना जरूरी। उसको हटाने के लिए आम आदमी पार्टी गठबंधन में है और निश्चित तौर पे हम बीजेपी को हराएंगे। लोग भी चाहते हैं। भाई आज बीजेपी क्या एक्सक्यूज दे रही है, बोल रहे हैं मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। अरे भाई, मोदी की गारंटी नहीं थी क्या कि महंगाई कम करेंगे? मोदी की गारंटी नहीं थी क्या कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे? मोदी की गारंटी नहीं थी कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? मोदी की गारंटी तो थी 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है उसको जेल भेजेंगे। जेल मतलब भाजपा होता है क्या? अब ये छगन भुजबल भाजपा में आते हैं तो ईडी के पास से फाइल गुम हो जाती है, फाइल गुम हो जाती है। ये भावना गावले इनको 5 सम्मन भेजे थे,
5 समन भाजपा में आ गए, केस बंद हो गया। हाँ। यही हो रहा है। मोदी की गारंटी मतलब भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल करने की गारंटी, भ्रष्टाचारियों को और बड़ा भ्रष्टाचारी बनाने की गारंटी, लोगों को लूटने की गारंटी, महंगाई बढ़ाने की गारंटी, बेरोजगारी बढ़ाने की गारंटी, मतलब मोदी की गारंटी। अब उसको गठबंधन की हटाएंगे। गारंटी पर आते हैं और वो चेहरे पर आते हैं। जी रमाकांत जी, देखिए, गठबंधन का जो भी चेहरा निकलेगा, अखिलेश यादव जी पे सर्वसम्मति से अगर राय बनती है तो बहुत अच्छा है। अखिलेश यादव जी में काम करने की ललक है, जनता की सेवा करना चाहते हैं। गठबंधन में अगर उनको मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, हम तो साथ हैं। लेकिन पार्टी का जो संगठन है क्या वो इसके लिए राजी होगा? देखिए आप यहाँ पर बात करें, अच्छे विचार रख रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा मसला फंस चुका है जब कहीं ना कहीं गठबंधन में एक राय नहीं बन पाई है। चाहे नीतीश कुमार के नाम को पहले इससे देखा हमने, राहुल गांधी के नाम पर भी जमकर बवाल हुआ। नहीं, एक राय है, आप निश्चिंत रहें, कहीं कोई मतभेद नहीं रहेगा। एक राय रहेगी, भाजपा को हराएंगे, एनडीए को हराएंगे, इंडिया हराएगा, निश्चिंत रहें। समाजवादी पार्टी सितारा सिंह यादव जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। और जो पूरी चर्चा को आपने सुना, अब तमाम जो आपके सहयोगी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं राजी नजर आ रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद का चेहरा होते हैं तो वो समर्थन तो यहां से करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या फॉर्मूला होगा अखिलेश यादव के पास जो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक सके, या कौन सा वो आप फॉर्मूला यहां पर शेयर करेंगे? क्या रोड मैप है जिसके जरिए आप ये दावा कर सकते हैं, खासकर जो हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी ने लक्ष्य तय किया है कि 200 सीटें यहां से बीजेपी जीतेगी, क्या उसमें आप सेंध लगा सकते हैं, उसको आप रोक सकते हैं? क्या कुछ फॉर्मूला है जो अगर अखिलेश यादव पीएम का चेहरा होते हैं तो? देखिए रसद जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। बात यहाँ पर इंडिया गठबंधन की नहीं, तो इंडिया गठबंधन के पास इतने दूल्हे हैं और इतने बाराती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन बारातियों को देखने के लिए तरह तरह के पैतरे बदल चुकी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नरेंद्र मोदी अकेले सबसे लड़ रहे हैं, तो सबसे पहला देश के अंदर अगर यही सबसे बड़ा एक झूठ है, और जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अकेले हैं, तो मैं उनको बता दूं कि वो अली बाबा 40 चोर की गिरोह है, पूरा गिरोह, और अब तो 42 हो गए। आपको भी पता है कि यूपी से भी गए हैं, कोई बिहार से गया है। ठीक है, तो जो देश के संविधान को बचाना चाहता है, जो शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहता है, जो स्वास्थ्य को फ्री करना चाहता है, वो इंडिया गठबंधन है। जो लूट कर विदेश जाना चाहते हैं, जो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो देश को बचाने और संविधान को बचाने में अभी चेहरा नहीं, अभी तो लड़ाई ये युद्ध है, और ये वो महायुद्ध है जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद है पूरी तरह से। अभी देखना, भारतीय जनता पार्टी में जब शुरू हो जाएगा धड़ 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 का, ठीक, बात जब शिक्षा की आएगी तब ये कहीं और लेके चले जाएंगे, जब महिला सुरक्षा की बात आएगी तब और का बयान लेके आ जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस वाली परीक्षा हुई, 17 को हुई थी, 16 को आपके हम इसी चैनल पर डिबेट पे बैठे थे और बोला था कि जितना पेपर लीक हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितने भी काम कर रही है इतिहास कर रही है, कर्जा लेने वालों को भगा देती। ठीक है प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आऊंगा आपके पास। जी जी जी, एक मिनट प्रदीप जी, तो भारत ये बताए क्या वो किसी महिला को प्रधानमंत्री बना सकती? वो तो जात परिवार पे बहुत बयान देती है ना। तो बताए भारतीय जनता पार्टी में जो गिरोह बनाया है 42 लोगों का, इसमें से किसको प्रधानमंत्री बनाएगी? सवाल ये है ना। हम लोग तो किसी को भी दूल्हा बनाते हैं, महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, जो योग होगा, जो देश चला सकता है, जुमलेबाजी नहीं कर सकता, कपड़े नहीं बदलेगा, वो नौटंकी नहीं करेगा, रोएगा नहीं, झूठ नहीं बोलेगा, उस जो करेगा जमीन पे करेगा और देश के लिए करेगा, वो पुलवामा हमला नहीं करवाएगा।
क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? हाँ ठीक है, लेकिन वो एक चेहरा अगर अखिलेश यादव जी पे मैं चाहूंगा, अगर एक चेहरे पे चर्चा हो, अखिलेश यादव को अगर प्रधानमंत्री का चेहरा माना जा रहा है विपक्षी गठबंधन में, तो क्या कुछ वो रोड मैप है जिसके जरिए आप आगे बढ़ेंगे? क्योंकि इससे पहले भी तमाम बार जब मौके आए तो इस पर भी बवाल हुआ, सभी लोग सहमत भी नजर नहीं आए थे। आप तमाम चीजें कह लें कि दूल्हे का ही है, लेकिन अगर मोदी के जैसे प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बीजेपी के पास है, उसके सामने एक चेहरे की बहुत जरूरत है। चाहे 2014 का चुनाव देख लें, तब भी मोदी का चेहरा सामने था, उसका असर साफ देखने को मिला था। एक चेहरे से मजबूती जरूर मिलती है। देखिए मैं आपको बता दूं साहब, हर पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता चाहेगा, जिसके नेतृत्व में वो चाहेगा कि हमारा प्रधानमंत्री बने। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने इसमें काम किए कि विदेशों तक था। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, ये इंडिया गठबंधन है, यहाँ जो होगा सहमति से होगा। ठीक, यहाँ ईडी का किसी को डरवाया नहीं जाएगा कि भैया तुम प्रधानमंत्री मत बनो। यहाँ तो ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले ऐसे लोग हैं कि अगर कोई विरोध कर देगा उसके सहयोगी दल के होंगे। समझ गए? तो जो भी ठीक है, क्योंकि ये सवाल इसलिए था क्योंकि लगातार जो डिबेट हम कर रहे थे उसमें आप ही की पार्टी से जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे थे वो कहते आए थे कि अखिलेश यादव ही पीएम पद का चेहरा होंगे। उसमें भी तमाम जो पार्टी के थे दल के नेता थे, प्रवक्ता थे, वो इसको लेकर जरूर हस्तक्षेप कर रहे थे। खैर चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप पर लौटूंगा। दारा सिंह जी, अब जिस तरीके से गठबंधन भी अब तैयार हो रहा है और जिस तरीके से जो सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है और समझौता हुआ है, आपका 200 सीटों का लक्ष्य है हिंदी पट्टी के राज्यों में जीतने का, लेकिन अगर विपक्ष का जो गठबंधन है जिस तरीके से भूमिका में फिलहाल दिखाई दे रहा है, चुनौती हो सकता है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव का चेहरा भी सामने आ सकता है, अगर चर्चा है तो पीएम मोदी को के सामने अगर वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा होते हैं, कितनी चुनौती बीजेपी के लिए होगी? नमस्कार और ऋषभ जी, आपके कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार। मंचासी यानी कार्यक्रम में बैठे सभी बंधुओं को प्रणाम और आदरणीय श्रीवास्तव जी को दो बार प्रणाम, क्योंकि यूजुअली जो है जब से मैं आपके कार्यक्रम पे आना शुरू हुआ हूँ तब से मेरा आरती श्रीवास्तव जी के साथ हमेशा विरोध रहा है किसी न किसी बात को लेकर के। इतिहास में पहली बार हो रहा है स्वदेश न्यूज से कि मैं जो है इनकी शुरुआती बातों से एकदम सहमत हूँ। आपने जो भी बातें बताई, आरती श्रीवास्तव जी, आदरणीय आरती श्रीवास्तव जी ने जो भी बातें बताई, उसके बाद मुझे लगता नहीं था कि जिस टॉपिक को लेकर के हम कार्यक्रम आज स्टार्ट कर रहे थे, आज जिस चर्चा पे हम बैठे थे, कुछ बचा। आपने पूरी बातें पूरी कर दी। अब आते हैं, अब चूंकि परिपाटी है तो मुझे जवाब देना और मैं बड़े आ रहा हूँ जवाब देने के लिए। देखिए क्या होता है, एक टर्म यूज होता है गोल पोस्ट चेंज करना। आप देखिए कि समस्त इंडी गठबंधन के सारे मित्र जो बैठे हैं वो सभी के सभी ये सारी बातें बोली, सब कुछ बोल दिया, लेकिन ये नहीं बोला कि गठबंधन का नेता कौन होगा। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस जैसी कोई चीज होती नहीं है, या तो प्रेजेंट टेंस होता है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जो भी आप कह लीजिए। तो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये राजनीति में ऐसी कुछ होती नहीं है। राजनीतिक दल है, वो अपनी घोषणा पत्र देते हैं और उसके आधार पर जनता को कन्विंस करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अब आप भाजपा का विरोध करिए, मोदी जी का विरोध करिए, सब कुछ करिए, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए। इंडी गठबंधन में आता हूँ क्षेत्रों, हमारे यहाँ क्या है कि विधानसभा चुनाव होते हैं और लोकसभा चुनाव होते हैं। हमने बीते 2 आम चुनाव में देखा कि किस प्रकार से क्या परिपाटी नहीं बनी है। आप वही जो है दिल्ली में हमें पिछले दोनों बारों में 7 की 7 सीट मिल गई और विधानसभा में हमारा जो, अगर हम अपनी परिपाटी पे देखें तो हम तो उससे कहेंगे खाता भी न खुला। भाई आम आदमी पार्टी के पास 8 कम 70 सीटें हैं और पिछले इसके पहले 3 कम 70 सीटें थी। तो अगर देखा जाए देश के मूड को, तो देश की जनता, हमारा लोकतंत्र बड़ा परिपक्व लोकतंत्र हो चुका है। अभी इंडी गठबंधन के लोग है ना, अभी मेरे पास एक बड़ा जवाब था सपा वाले भाजपा के पास कि भाई साहब आपने घोषणा कर दी कि आपने बहुत पहले ही बोला था कि पर्चा लीक होगा। अब मेरा प्रश्न ये है कि आपको कैसे पता है कि पर्चा लीक होगा 3 दिन पहले ही? कहीं आपको लीक कराने वाले और सेटिंग कराने वाले ग्रुप में से तो नहीं है? या अगर इसकी जांच हो जाए तो इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो अभी काम हुआ नहीं है, आपने पहले ही, अरे राजनीतिक विरोध होते हैं, लेकिन ये क्या बच्चों के भविष्य के साथ उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं कि पर्चा लीक हो जाएगा। अब आते हैं रेत वाले महल की, तो
आई इंडी गठबंधन, जिसको घमंडिया गठबंधन भी लोग जनता प्यार से कहती है, ये रेत का महल था। अब रेत का महल क्या होता है, जैसे ही ज्वार और भाटे अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, ये महल एकदम सपाट हो जाता है। कभी हमने, अगर हम समुद्र के पास नहीं गए हो तो बच्चे बनाते हैं और हमने टीवी में देखा होगा कि किस प्रकार से रेत का महल सपाट हो जाता है। तो इंडी गठबंधन जो है व्यवहारिक रूप में कहा जाए, अगर मैं राजनीतिक बात करूं तो बंगाल से लेकर के बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उधर पंजाब। लेकिन एक बड़ी अजीब बात हो रही है, जो आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापित 1985 बाई ए और यूम द्वारा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसके कंधे पे अपनी जो है झाड़ू रख करके उनको सपाट करते हुए आए। कितनी विरल बात है कि आज वही जो है गठबंधन कर रहे हैं और साथ देने की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस जो उनसे साथ ले भी रही है, लेकिन वही सारे फॉर्मूले पंजाब में नहीं चल रहे हैं, ये दिल्ली में चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में चलेंगे, कहाँ कहाँ चलेंगे, लेकिन उनके ये फॉर्मूला जो है पंजाब में नहीं चल रहा है। तो अब आप देखिए, मूल रूप से बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, बड़े छोटी सी बातों में कहा जा सकता है कि अब तो वो जुमला भी पुराना हो गया कि भाई एक बारात दूल्हा एक बारात में होगा। यहाँ तो कई दूल्हे और रह करके सब घोड़ी चढ़ते रहते हैं। तो देखते हैं अभी आने वाले 4 दिनों के बाद अगला कौन घोड़ी चढ़ेगा, उसके बाद कौन घोड़ी न मिलने से नाराज होकर के कहाँ चला जाएगा, ये समय की बात है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, वो क्रम है। अब हम इसे ये भी कह सकते हैं कि चुनावी समय में चुनावी समर जब होता है तो ये परिपाटी और बढ़ जाती है, और आजकल तो विपक्ष में ये एक तरह से कॉम्पिटिशन। ठीक है प्रदीप जी, लेकिन देखिए जिस तरीके से आप तमाम बातें कह रहे हैं, रमाकांत जी ने भी कई सवाल उठाए थे कि आप लगातार अगर एक चेहरे की बात कर रहे हैं, तमाम दूल्हे शायद इसलिए भी क्योंकि अगर एक चेहरा सामने आता है आप EDIT उसके पीछे लगा देते हैं, चेहरे की छवि खराब करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी तमाम आरोप रमाकांत जी भी लगा रहे हैं और तमाम विपक्षी दल उठाते आए हैं। तमाम ऐसे नेता रहे हैं जो आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद सारे केस उनके बंद हो गए। हाँ, जवाब दे देता हूँ। ईडी के पास लगभग 6000 केसेस हैं। ईडी जिसका सबसे ज्यादा, जिसको आज सबसे बड़ा प्रोनाउन बना करके यूज किया था, 6000 केसेस हैं, जिसमें से 1% केस राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे है, चाहे वो हमारी पार्टी के हो चाहे दूसरी पार्टी के हो। 1% केस, ठीक है। अब आते हैं कि जो नेता एक आरोप लगा रहता है कि जो नेता हमारे यहाँ आता है आरोप लगाता है इंडी गठबंधन की वो हम वॉशिंग मशीन है, वो यहाँ आते ही साफ हो जाता है। यानी गठबंधन पहले ही मान लेता है कि वो उनके यहाँ जब था तो वो एकदम गंदा था, हमारे यहाँ आया साफ हो गया। यानी आपको अपने ही माल पे जब भरोसा नहीं, हमारे यहाँ के साफ हो गया, तो आपको तो अधिकार ही नहीं है उस पर कुछ सवाल उठाने का। अब आते हैं, देखिए ईडी, आप भी तो मान रहे हैं ना प्रदीप जी, हमारे यहाँ के साफ हो गया। फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन नेता है, राहुल गांधी जी हुए, अखिलेश जी हुए, उधर ममता जी हुई, और बड़े नेताओं का नाम गिना लीजिए, किसके पास ईडी गई? या तो लोग विचाराधीन है या जमानत पे छूटे हैं। अखिलेश जी का मुझे नहीं पता, शायद जमानत है या नहीं है, लेकिन हो सकता है वो शुद्ध भी हो, उन पर कोई आरोप न लगा हो। लेकिन राहुल गांधी जी, ममता जी की छोड़ दीजिए, उन्होंने तो पूरा एकदम से आतंकी मचा रखा है। बताइए कौन सा इनको परेशान किया गया? क्या संदेश खाली में जो बंगाल में जो इस समय हो रहा है, क्या उसमें अगर उस प्रदेश का विपक्षी दल कोई आवाज उठाता है तो ये क्या ईडी CBI का इस्तेमाल कर रहा है? ऐसे लॉजिक किसका बताने के लिए? आज जब चीजें बाहर निकल रही हैं, अखिलेश जी तो 1770 से बाहर है। अखिलेश जी जितना पीछे का था वही है, उसी पे अभी कार्रवाई हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। तो नई ईडी उनके पास कहाँ जाएगी? राहुल गांधी जी वो जो अखबार था, उस अखबार में अभी टिप ऑफ द टंग है, वो अखबार का नाम मैं बता दूंगा, जिसपे आईटीओ पे जिसका ऑफिस था उसके घोटाले में जमानत पे बाहर है। और अरविंद केजरीवाल जी सबसे समझदार CM है, उनसे बताइए, बस खबरें चलती हैं, उनके बड़े बड़े नेता जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी। अरविंद केजरीवाल जी का क्या हुआ? आज तक कुछ हुआ क्या? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। भले वो 6 बार जो है ईडी की नोटिस को स्किप कर गए, वो कानून के ज्ञाता है, माननीय अदालत को संज्ञान में लेना पड़ा। अब बताइए, जब इस तरह की परिस्थितियां हो तो इन आधारों पर हम पे आरोप लगाना कि कोई भी बड़ा नेता बनेगा तो हम उस पर ईडी CBI लगा देंगे, कहाँ की शराफत होगी, कहाँ के लॉजिक है ये? अब आते हैं ये हमारे नेता पे, तो मैं एक बात ये कह दूं कि हमारी पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है। क्षेत्रवाद, परिवारवाद या भाषावाद पर हम लोग काम नहीं करते। समस्त कार्यकर्ता देश का, चाहे वो कश्मीर के हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो केरल का हो, चाहे वो असम का हो, अरुणाचल का हो या गुजरात का हो, वो कार्यकर्ता समस्त बराबर रहता है। भाषा जात के आधार पे या क्षेत्र के आधार पे कोई विभाजन नहीं होता। अब हमारा नेतृत्व है,
मोदी जी से बढ़िया कोई नेता हो आप ले आइए, चुनाव लड़ाइए। ठीक है, इसी और पर तो जनता चर्चा है। उसको जायसवाल जी भी कुछ कहना तो- चाह रहे थे और दारा सिंह जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, आप पर लौटूंगा, लेकिन सीधा कुमार राकेश जी मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। आप थोड़े देर से भी जुड़े और मैं चाह रहा था आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन इस पूरी चर्चा को आपने सुना, क्या आपको फिलहाल नजर आता है कि गठबंधन किसी तरह की चुनौती मोदी और बीजेपी को दे सकता है? क्योंकि एक चेहरे की जरूरत जो है, जो प्रधानमंत्री के सामने चुनौती बन सके, टक्कर दे सके, क्या वो चेहरा विपक्ष के पास कोई है? क्या अखिलेश यादव वो चेहरा हो सकते हैं? क्योंकि सभी नेताओं से उनके संबंध बेहतर नजर आते हैं और खासकर बेदाग चेहरा भी उन्हें फिलहाल कह सकते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि गठबंधन उस स्थिति में है कि अखिलेश यादव को पीएम पद का चेहरा बनाया जाए? देखिए, पहले के आप टेक्निकल सिस्टम में हमको लग रहा है, आवाज बहुत इको कर रही है आपकी। जी, मैं चाहूंगा दोस्तों से किया जाए कि अभी मेरी आवाज प्रॉपर आ पा रही है? एकदम मतलब इतना इको हो रहा है, साफ साफ आवाज आ रही है। ठीक है, मैं चाहूंगा वो आवाज दुरुस्त किया जाए, लेकिन चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आरपी श्रीवास्तव जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद में राकेश जी आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से, ठीक है, मुझे हाँ बहुत ही मतलब आवाज जी आपकी आवाज ठीक कर ली गई है राकेश जी। आवाज आ रही है, आपकी आवाज सही कर ली गई है। मैं चाहूंगा अब आपकी प्रतिक्रिया रखें। आपने बोला कि अखिलेश यादव का चेहरा पीएम के लिए हो सकता है, तो के लिए बस एक ही कहावत है, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। जो मुद्दा है, जो देश का मिजाज है, जो देश की स्थिति है, देश किस प्रकार पे चल चुका है, वो पूरी दुनिया देख रही है देश को। जो आज की तारीख में जो काम हुआ है पिछले 10 वर्षों में, वो किसी से पावर नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के अंदर बैठे लोग हो, चाहे सपा के बैठे लोग हो, चाहे आपके दल के लोग हैं, अंतर कहते हैं इस पर काम हुआ है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का लेके हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे गरीब कल्याण हो, चाहे किसानों को जिस क्षेत्र, और उसके अलावा जो काम हुआ है, इसको कौन न कर सकता है कि आर्थिक डेवलपमेंट की उपलब्धि या चंद्रयान की उपलब्धि या नारी शक्ति मंत्री एक की उपलब्धि, ये सब ऐतिहासिक निर्णय है देश के। 2014 के पहले क्यों नहीं लिए गए थे, ये कितना तक बात। हाँ, कुमार राकेश जी आपकी आवाज मुझ तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, मैं चाहूंगा उसे और दुरुस्त कराया जाए। हाँ जी, जवान है, उन्होंने अपनी राजनीति को जब विस्तार नहीं बनाए, विस्तार नहीं हो सकता, जाति के बंधन से निकलना पड़ेगा। वो जो एमवाई की पॉलिटिक्स है, निकलना पड़ेगा और विकास बस करना पड़ेगा। ठीक है कुमार राकेश जी आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही, कोई तकनीकी खामी हो सकती है, मैं आप पर लौटूंगा। सीधा आरपी श्रीवास्तव सर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से अब अभी तक की जो चर्चा हुई है, उसमें से अगर हम देखें कि अगर अखिलेश यादव को वो प्रोजेक्ट के तीर पर आगे लाएं और चेहरा वो माना जाए, तो अगर उनकी काबिलियत देख लें या फिर जो विधानसभा चुनाव का हमने वो स्थिति देखी जब 32% वोट यादव समाज, मुस्लिम समाज के वोट उनके पहुंचे और उनको बड़ा फायदा इसका मिला। हाँ ठीक है राकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही। हाँ, तो आरपी श्रीवास्तव सर वो काबिलियत के आधार पर और तमाम तरीके से जो उनका कहें कि एक बेदाग छवि है या फिर जो ट्यूनिंग उनकी सभी नेताओं से दिखाई देती है, क्या उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि गठबंधन को इस पर विचार करना चाहिए या विचार गठबंधन कर सकता है? और अगर विचार करता भी है तो क्या गठबंधन मोदी और बीजेपी को चुनौती से दे सकता है? देखिए 2024 में चुनाव होना है, सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष भी होना है, तो कोई न कोई चेहरा तो होगा ही होगा या फिर विपक्ष के नेता होंगे। किसी की काबिलियत बताने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर मान लीजिए अखिलेश यादव एक समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चला चुके हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, हम उनकी काबिलियत को क्या यहाँ पर बखान करें। दूसरी बात है कि ना ही हम मोदी जी से उनकी तुलना कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या 2024 में चुनाव होगा, तो अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष या राजग के सामने, जैसे एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन, वो लोग भी चुनाव लड़ेंगे। अब प्रश्न अब कुमार राकेश जी आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है यहाँ पर, मैं आप पर लौटूंगा। आरपी श्रीवास्तव अपनी बात रख रहे हैं, उनके बाद मैं आप पर आता हूँ। प्रश्न ये उठता है कि हमने अभी एक बात आपसे कहा
कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार, और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने का नारा है, और अभी गठबंधन कांग्रेस और सपा के बीच में हुआ है। पिछले चुनाव के वोट प्रतिशत देखें तो भारतीय जनता मतलब समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिले, विधानसभा में 125 सीटें मिली। अब जब 80 का है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी को लगभग जो है लगभग 39% या 41% वोट मिला, और उनको इतनी सीटें मिली। अब सवाल दूसरा है, कहीं न कहीं इतने वोट परसेंटेज या वोट बैंक होने के नाते एकदम से किसी भी दल को खारिज तो नहीं किया जा सकता। अब रही बात है आमने सामने चुनाव लड़ने की, तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश है, खास करके इसके समीकरण को देखिए, यहाँ चाहे कितना भी हो, यहाँ ध्रुवीकरण होता ही है। चाहे धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण हो जाए, चाहे जाति के आधार पर ध्रुवीकरण हो जाए। पिछले चुनाव को देखेंगे तो ऐसा हुआ है। कभी ऐसा होता था कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वहाँ पर उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं था, सपा और बसपा का था वो जाति समीकरण। जब राम मंदिर का मुद्दा आया तो देखिए कितनी तेजी से जनाधार बढ़ा। तो मेरा ये कहना कि जब ये पूरा बेल्ट है 120 सीट का, अगर यहाँ पर इंडिया गठबंधन और यहाँ के जो नेता हैं, अखिलेश यादव हैं जिनका जनाधार है, तेजस्वी यादव है जो बिहार में जनाधार है, और इनका गठबंधन होता है, तो कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने 120 की 120 सीट जीतने का की तैयारी कर ली है, वहाँ पर हो सकता है इनको अगर ये फेस बनाए तो सफलता मिल सकती है। ये कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि मोदी जी का चेहरा उससे भी भारी हो तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल लोकतंत्र में चुनाव जनता वोट देती है, उनके आधार पर होता है, और ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन कितना भारी पड़ेगा। लेकिन जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का 370 का है, जो धारा 370 हटाए, और मोदी जी ने ये भी तय कर लिया कि 370 तो आएंगे, एनडीए 400 पार होगी। तो ये सारे जो नारे हैं और जिस तरह का इनका काम है और जिस तरह का देश का मिजाज है, वो देखने की जरूरत है कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ चेहरा आता है अखिलेश यादव जैसा, अभी तो फिलहाल उनके ऊपर कोई चार्जेज नहीं है, हो सकता है कि 2-4-10 दिन में नए चार्जेज आ जाएं, लेकिन फिलहाल एक चेहरा है इंडिया गठबंधन के सामने जिस पर इन 120 सीटों का समीकरण कुछ बन बिगड़ सकता है। निश्चित तौर पर देखिए बीजेपी एनडीए की जो रणनीति का जिक्र भी आपने किया, वाकई में वो चुनौती गठबंधन के लिए उसका क्या तोड़ हो सकता है, और साथ ही जिस तरीके से अब तमाम तरीके से बीजेपी हिंदी बेल्ट की जो राज्यों में 200 सीटों का लक्ष्य रखे हुए है, उसको लेकर जो फॉर्मूला पहले अखिलेश यादव ने बताया कि जो पार्टी जिस क्षेत्र में सशक्त है, मजबूत है, वहां पर वो अपना नेतृत्व करे, तो फॉर्मूले पर चर्चा इस पर पहले भी हुई है। लेकिन सवाल यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन आमने सामने होगा, क्या वो चेहरा गठबंधन तलाश कर पाएगा। फिलहाल समय हमारे पास इतना ही है। मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन तमाम सवाल हैं कि गठबंधन का क्या वो चेहरा सामने आएगा जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने आगे चुनौती देगा, या फिर बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगा। इसके अलावा तमाम मुद्दे भी हैं। रणनीति बीजेपी की है कि उसको आगे टक्कर कोई रणनीति आगे गठबंधन की देखने को मिल सकती है। तमाम चर्चा इस पर हो सकती है। फिलहाल के लिए जनता मांगे जवाब में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।